तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो अब इन सारी चीज़ों का हम लोग एविडेंस देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रूव करते हैं, और फिर हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाएंगी। कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि एक बीकर में कुछ वाटर ले लेंगे हम लोग, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 3 या 4 क्रिस्टल्स ले लेंगे और उसमें हम लोग डाल देंगे। लगभग 100 ml वाटर हम लोग बना देंगे, जिसमें कि 100 ml सॉल्यूशन बना देंगे, जिसमें कि 90 ml वाटर हम लोग रख लेंगे और 10 ग्राम के अप्रॉक्स हम लोग उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। सॉल्यूशन जो है वो बच्चों पर्पल कलर का हो जाएगा, डीप पर्पल कलर का। फिर क्या करेंगे कि इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे कि 90 ml हम लोग वाटर ले लेंगे, 90 ml वाटर, और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 10 ml हम लोग निकाल के इस 90 ml में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 ml बन जाएगा। तो इसका कलर कुछ लाइट हो जाएगा। फिर उसको वैसे ही 90 ml इसमें वाटर लेंगे और फिर 10 ml इसका इसमें डालेंगे। तो क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा कि ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अगले वाले में कंटेनर में करेंगे तो थोड़ा उसका कलर और लाइट हो जाएगा, उसके अगले में कलर और लाइट हो जाएगा, उसके अगले में और कलर लाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं कलर उसका लाइट होता जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि पोटेशियम परमैंगनेट पहले वाले कंटेनर में भी बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी वो क्या किया कि उसने 5 या 6 बीकर तक हमने डाइल्यूशन किया, फिर भी उसका कलर उतना ज़्यादा फेड नहीं हुआ, वो कलर करने में सक्षम था। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक सिंपल सा एक छोटा सा क्रिस्टल भी, एक छोटे से क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक इतना छोटा सा पार्टिकल भी कितने पार्टिकल्स को रखता है अपने अंदर, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और इसीलिए तो तभी तो कि जब वो टूटता जा रहा है टूट के इतना छोटा छोटा वो हो जा रहा है कि जब हम लोग डाइल्यूशन 6 टाइम्स कर दे रहे हैं, छठे कंटेनर में भी हम लोग देख रहे हैं, तब भी वो अपना कलर इम्पार्ट कर दे रहा है। इसका मतलब हम लोग ये यहाँ से इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्या लिखा है यहाँ पे कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color to more and more of water। तो एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है बच्चों, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसीलिए डाइल्यूशन हम इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं फिर भी वो कलर इम्पार्ट कर दे रहा है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग ये बात कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अगला चलते हैं बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। चलिए बच्चों देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे, उस बीकर में हम लोग वाटर यहाँ तक डाल देंगे और उसका लेवल हम लोग मार्क कर देंगे। उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, 100 ml इसमें वाटर है, 50 ग्राम उसमें हम लोग शुगर डाल देंगे। उसमें हम लोग 50 ग्राम, ये दिखाया जा रहा है, शुगर हम लोग डाल देंगे। शुगर डाल के उसको स्टर कर देंगे अच्छे से ताकि वो घुल जाए। जब वो घुल जाएगा बच्चों तब उसका लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। लेवल जब हम लोग मार्क करेंगे तो एक बात देखेंगे कि 100 ml वाटर में पहली बात तो ये है कि जितने भी शुगर के क्रिस्टल्स थे सबके सब गायब हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। और दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि जो वॉल्यूम है 50 ग्राम शुगर डालने के बाद जितना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था उतना वॉल्यूम उसका नहीं बढ़ेगा। बढ़ने को तो बढ़ेगा, बहुत ही कम बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही
कम बढ़ेगा, जितना बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि 100 ml वाटर यहाँ तक है तो 50 ग्राम मिलाने के बाद यहाँ तक लेवल उसका होना चाहिए था कम से कम, लेकिन उसका लेवल आप लोग देखेंगे तो बढ़ता ही नहीं है, बहुत ही कम लेवल उसका बढ़ता है, बढ़ता भी है तो बहुत ही कम, नेग्लेजिबल। इससे क्या पता चलता है, आखिर वो शुगर जो हमने डाला था 50 ग्राम, आखिर वो कहाँ गया। अगर हम लोगों ने शुगर 50 ग्राम डाला था तो उस वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो आखिर वो शुगर जो हमने डाला था वो कहाँ गया। तो बच्चों क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर चाहे हम लोग सिंपल कहें कि यहाँ पे हमने वाटर लिया है, लेकिन सिंपल हम लोग कहें मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं, और उन स्पेसेस में वो शुगर के पार्टिकल्स चले गए। शुगर जो था वो बहुत ही छोटा छोटा टूटा और फिर वो पार्टिकल्स कहाँ चले गए, वाटर के स्पेसेस में चले गए, और वाटर के स्पेसेस में जैसे ही वो गए वहीं पे वो डिसअपियर हो गए। तो बच्चों यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि शुगर कहाँ चला गया, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसेस थे उन स्पेसेस में वो शुगर के पार्टिकल्स चले गए, और इसीलिए पहली बात तो कि इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल थे, वो टूटे और फिर उनके स्पेसेस में जाके डिसअपियर हो गए। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, क्योंकि अगर उनमें स्पेस ना होता, अगर वो पार्टिकल्स वहाँ से उन स्पेसेस में ना चला गया होता, तो जाहिर है कि इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। इसका रीज़न यही है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस में वो शुगर के पार्टिकल्स चले गए हैं, और इसीलिए वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है। तीसरा चलते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था डिफ्यूज़न के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था इंसेंस स्टिक के बारे में, कि मान लीजिए कि एक अगरबत्ती आप लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है, उसको आप लोग अपने नाक के पास ला के सूंघें तो एक स्मेल आती है, लेकिन क्या घर के कोने में ले जाके आप लोग उसको लगा देते हैं तो क्या उसकी स्मेल आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने उसको लाइटेड नहीं किया है, उसमें आपने आग नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही आप उसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी स्मेल आपकी नाक तक आने लगती है। होता क्या है बच्चों कि वो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स तो पहले वाले में भी थे जिसको आपने लाइटेड नहीं किया था, और दूसरे वाले में भी है, लेकिन अंतर क्या है कि पहले वाले में आग नहीं लगाया था और दूसरे वाले में आपने आग लगा दिया था। तो पार्टिकल्स क्या होंगे कि जिसमें आग नहीं लगाया था उसके भी पार्टिकल्स मूव करते हैं और एयर के साथ मिलते हैं, तभी तो पास में लाए, तब तो थोड़ी सी तो स्मेल आई ही थी, ज़्यादा नहीं आई लेकिन थोड़ी सी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स हमेशा ही मूव करते रहते हैं। आपने देखा था अभी पिछले एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट का मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था। कॉपर सल्फेट हम लोग डालते हैं 101 वाटर में और आराम से पूरा सॉल्यूशन धीरे धीरे ब्लू हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जरा इंसेंस स्टिक के आते हैं एक्टिविटी पे। इस एक्टिविटी में यह है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देते हैं, पार्टिकल्स के अंदर जो मूव करने की क्षमता होती है, या ये कहें कि उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के चलते वो पार्टिकल्स बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं एयर के साथ, और एयर के साथ ही हमारी नाक तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो सिंपल सी बात एक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कॉपर सल्फेट का एक एक्टिविटी और भी है कि कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, कुछ समय छोड़ देते हैं तो बिना स्टर किए, बिना कुछ किए, वो पूरा का पूरा जो वाटर है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। रीज़न इसका क्या है कि अगर ये पार्टिकल मूव नहीं करता तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और ये पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट, ये जो सॉल्यूशन था, ये पूरा का पूरा ब्लूइश कलर का नहीं हो पाता। तो थर्ड एक्टिविटी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कि ये कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। अगला है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। क्या आपने कभी, मान लीजिए कि एक स्टोन है
सारी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ा कि जो भी चीज़ है वो पार्टिकल से मिलके बना है। तो एक स्टोन भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, वाटर भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, या फिर गैसेस भी पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो बात आती है बच्चों कि एक स्टोन बना तो कैसे बना। पहली बात तो ये है कि पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, स्टोन को बनाने के लिए पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हैं, या ये कहें कि वो एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिक्विड क्यों है? लिक्विड स्टेट क्या होता है? पार्टिकल्स तो उसमें भी हैं, लेकिन पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर पे हैं। पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर पे होने के चलते क्या होगा बच्चों? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने के चलते क्या होगा? वो एक दूसरे से पहले से ही वो थोड़े दूर दूर हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगेगा, और इसीलिए वो लोग क्या हैं? लिक्विड स्टेट में हैं। गैसेस के साथ क्या होता है कि गैसेस भी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, लेकिन वो पार्टिकल एक दूसरे से फार हैं, एक दूसरे से दूर हैं, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम लग रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ये कहें कि एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हम लोग मैटर को 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वो सॉलिड, जिसमें उससे कम अट्रैक्शन वो लिक्विड, जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन पार्टिकल्स में वो गैस। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी मैटर अगर पार्टिकल से मिलकर बना है तो जाहिर है कि पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। अगर वो अट्रैक्ट अगर मैक्सिमम हुए तो वो सॉलिड होगा, अगर वो पार्टिकल में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ तो वो लिक्विड होगा, अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम हुआ तो वो गैसियस स्टेट में होगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो रही है बात? तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कल बताई थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड तीसरा क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया है। अब एक बात बच्चों आसानी से समझ लेते हैं कि एक रिजिड क्या होता है और एक फ्लूइड क्या होता है। रिजिड का मतलब अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ऐसी चीज़ें जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि बेंड नहीं हो सकते, उनको हम लोग रिजिड कहते हैं। जैसे कि स्टोन हो गया, जैसे कि एक ब्रिक हो गया, जैसे कि एक आयरन हो गया। तो आयरन को तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आयरन को तो थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, थोड़ा सा वो मुड़ सकता है। लेकिन स्टोन हो गया, चाहे ब्रिक हो गया,